नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त दो खतरों से जूझ रही है। एक है यमुना का पानी और दूसरा है सियासी तनातनी। बाढ़ से बचाने का मैनेजमेंट फेल है और फुल सियासी खेल है। सोचिए, इस वक्त भी आर्मी, एनडीआरएफ और नेवी के तैराक आईटीओ के पास बैराज के 5 गेट को खोलने में लगे हुए हैं, क्योंकि जब तक ये 5 गेट खुलेंगे नहीं, दिल्ली के अलग अलग इलाकों से पानी हटेगा नहीं। अब आप कहेंगे कि इन 5 गेट का राज क्या है? अगर ये 5 गेट खुल जाते तो आईटीओ तक पानी नहीं आता क्या? सुप्रीम कोर्ट पानी पानी नहीं होता? अगर ये लड़ाई झगड़ा दो सरकारों के बीच नहीं हो रहा होता, दिल्ली सरकार और एलजी के बीच ब्लेम गेम नहीं चल रहा होता, तो दिल्ली में बाढ़ का यह संकट भी नहीं गहराता। अगर 3 सरकारें, केंद्र सरकार, दिल्ली की सरकार, हरियाणा की सरकार, आपस में मिल बैठकर बात कर लेती तो हालात सुधर जाते। दिल्ली दरिया बनी क्योंकि सही टाइम पर 3 सरकारों ने मिलकर फैसला नहीं किया। दिल्ली बाढ़ की वजह से डूबी या लापरवाही की वजह से? नेता तो एक दूसरे पर इल्जाम लगाएंगे, सच कोई नहीं बताएगा। सच जानना है तो ये रिपोर्ट देखिए। राजघाट अंडर वाटर, आईटीओ अंडर वाटर, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा पानी। दिल्ली के पॉश इलाकों में से एक सिविल लाइन की भी यही कहानी। दिल्ली का मयूर विहार भी पानी पानी। यमुना लेकर आई ये तबाही, या इसके पीछे है कोई साजिश, या फिर यह है शुद्ध रूप से सिस्टम की लापरवाही। 24 घंटों से दिल्ली वाले बाढ़ के पानी में तैर रहे हैं, डूब रहे हैं, तड़प रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री की पार्टी और उनके नेता पानी के तेज करंट में षड्यंत्र ढूंढ रहे हैं। बीजेपी ने दिल्ली को डुबोया, केजरीवाल को फंसाया, ये तक लिख रहे हैं। यानी जिस वक्त दिल्ली सरकार के मंत्रियों को, पूरे सरकारी तंत्र को दिल्ली ना डूबे इसकी फिक्र करनी चाहिए, उस वक्त वो ट्विटर पर बाढ़ आने की वजह ढूंढ रहे हैं। हथनी कुंड बैराज का लॉग बुक खंगाल रहे हैं। हथनी कुंड बैराज से पानी यूपी और हरियाणा में क्यों नहीं गया, दिल्ली में ही क्यों आया, इसका वीडियो घुमा रहे हैं। आज हम खड़े हैं हरियाणा के हथनी कुंड बैराज पर। यही वो वीडियो है जो आम आदमी पार्टी के नेताओं की टाइमलाइन पर पिछले कई घंटों से घूम रहा है। पहले ये देखिए कि आपके फैलाए जा रहे इस वीडियो में है क्या। आज हम खड़े हैं हरियाणा के हथनी कुंड बैराज पर, जो हल्का जगाधरी में पड़ता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये हथनी कुंड बैराज है। ये जो पानी है सारा दिल्ली की तरफ जा रहा है यहाँ से। साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे इससे एक पानी और डाइवर्ट किया जा सकता है। ये जो पानी है ये यूपी की साइड, सहारनपुर साइड एक नहर जाती है, तो उसमें ये डाइवर्ट किया जा सकता है। सारा पानी दिल्ली की तरफ जा रहा है। और ये देखिए, ये सहारनपुर यूपी को ये नहर जाती है, साथ में जो हमने आपको दिखाया था। 14 जुलाई फ्राइडे के दिन मैं यहाँ खड़ा हूँ सुबह। अब आप देखिए ये नहर बिल्कुल ही सूखी है। ये वो पानी है सारा के सारा जो दिल्ली को जा रहा है। यही वीडियो दिखाकर केजरीवाल की टीम ये साबित करना चाहती है कि दिल्ली को डुबोने के पीछे दिल्ली में उनकी नीतियों का कोई रोल नहीं है। ये तो सब बीजेपी का किया धरा है। हरियाणा की सरकार ने ही दिल्ली को डुबोया है। हथनी कुंड बैराज जहां से पानी छोड़ा जा रहा था और छोड़ा जा रहा है, वहां पे 3 व्यवस्थाएं हैं। वहां पे 2 कनाल है। एक को कहते हैं ईस्ट यमुना कनाल, जो कि उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहा है। दूसरे को कहते हैं वेस्ट यमुना कनाल, जो कि हरियाणा की तरफ जा रहा है। और एक यमुना जी जो दिल्ली की तरफ आ रही है। तो जो दिल्ली के अंदर हाहाकार मच रहा है वो नेचुरल क्लाइमेटी के साथ साथ ये मैन मेड ज्यादा है, बीजेपी मेड ज्यादा है। अगर हथनी कुंड बैराज के पास पानी छोड़ दिया गया होता ईस्ट यमुना कनाल में,
वेस्ट यमुना कनाल में, तो आज नौबत दिल्ली में ये ना आती। आम आदमी पार्टी एक बात सही कह रही है और वो ये कि हथनीकुंड बैराज के दोनों तरफ दो कैनाल निकलते हैं। एक ईस्टर्न यमुना कैनाल है जो यूपी की ओर जाता है और दूसरा वेस्टर्न यमुना कैनाल है जो हरियाणा की ओर जाता है। ये दोनों मानव निर्मित कैनाल हैं जिससे कृषि के लिए हरियाणा और यूपी के हिस्सों में यमुना का पानी भेजा जाता है। लेकिन यमुना का नेचुरल बहाव दिल्ली की तरफ है, जिसे हथनीकुंड बैराज से सामान्य स्थिति में दोनों कैनाल की तरफ थोड़ा थोड़ा डाइवर्ट किया जाता है। अब गूगल अर्थ से ली गई इमेज से पूरा नक्शा समझिए। सबसे पहले आपको बता दें कि हथनीकुंड एक बैराज है, ना कि कोई डैम। इसका काम ही पानी को रेगुलेट करना या डाइवर्ट करना है। बैराज में पानी को स्टोर करने की क्षमता बहुत कम होती है और बैराज डैम के स्तर पर पानी को डाइवर्ट भी नहीं कर सकता। इसका काम नदी के नेचुरल बहाव से हटकर नहर में थोड़ा थोड़ा पानी भेजना होता है। ऐसा ही कुछ हथनीकुंड बैराज के साथ है। जैसा कि आप इस नक्शे में देख सकते हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल से यमुना नदी बहते हुए दिल्ली की तरफ जाती है, जिसे इस बैराज से रेगुलेट किया जाता है और उसके दोनों तरफ दो पतले पतले मैन मेड कैनाल बने हुए हैं। जब आप इन कैनाल की चौड़ाई को यमुना नदी की चौड़ाई से कंपेयर करेंगे तो साफ दिखता है कि यह कैनाल बड़ी मात्रा में पानी होल्ड नहीं कर सकता और ये नदी के नेचुरल बहाव के विपरीत बनाया हुआ है। सेंट्रल वाटर कमीशन के बनाए नियम के मुताबिक हथनीकुंड बैराज दिल्ली की तरफ जाने वाले पानी को 70,000 क्यूसेक तक रोक सकता है और उसे अगल बगल की दो नहरों में डाइवर्ट कर सकता है, क्योंकि किसी डैम की तुलना में बैराज पानी को बड़ी मात्रा में स्टोर नहीं कर सकता। इसीलिए 70,000 क्यूसेक के बाद ऐसा संभव है कि नदी का पानी बैराज को तोड़कर अपना रास्ता खुद बना ले। उस स्थिति में दिल्ली में और तेजी से बाढ़ आने का खतरा हो सकता था। हालांकि स्थिति को देखते हुए 1 लाख क्यूसेक तक पानी बैराज में रोका गया, लेकिन उसके बाद बैराज के दरवाजे खोल नहीं पड़े, जिससे दिल्ली में यमुना का जल स्तर बढ़ गया। हम आपको एक बार फिर बता दें कि उत्तराखंड और हिमाचल से आने वाली यमुना का नेचुरल फ्लो दिल्ली की तरफ ही है और जब नदी अपने उफान पर होती है तो उसे बैराज जैसा कोई स्ट्रक्चर भी नहीं रोक सकता। रविवार को बैराज के सारे गेट खोलने पड़े थे क्योंकि उस वक्त पानी का लेवल 1 लाख क्यूसेक के मार्क को क्रॉस कर गया था। मंगलवार आते आते ये लेवल 3 लाख क्यूसेक से ज्यादा हो गया, जिसे किसी भी हाल में रेगुलेट नहीं किया जा सकता था। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि दिल्ली को जानबूझकर टारगेट किया गया, हरियाणा यूपी में पानी नहीं छोड़ा गया। सच्चाई ये है कि हरियाणा के भी कई इलाकों में पानी छोड़ा गया, जैसे कि यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनीपत, और उनमें भी जलभराव की समस्या पैदा हुई। उनको इस प्रकार की कोई बात ध्यान में आती है कि जब कोई जवाब नहीं होता तो उनको सपने में भी हरियाणा याद आ जाता है। तो मानो प्रदूषण है तो हरियाणा याद आता है, पानी है तो हरियाणा याद आ जाता है, कोई और बात होती है तो हरियाणा याद आ जाता है। मेरा कहना है क्योंकि पानी जो है हथनीकुंड बैराज तो एक सिंपल बैराज है, वो डैम नहीं है। तो बैराज में तो एक थोड़ी सी कैपेसिटी होती है अपना पानी रेगुलेट करने की, तो पानी रेगुलेट होता है। 1 लाख क्यूसेक से पानी ज़्यादा आते ही नेचुरली पानी वो बह करके जिधर उसको रास्ता मिलता हुआ जाता है, जिसके कारण से हमारे अपने जिले। इस बार दिल्ली में सिर्फ पानी का तेज बहाव नहीं आया, बड़े बड़े पेड़ आए, बोल्डर्स आए। अगर हथनीकुंड बैराज से पानी नहीं छोड़ा जाता तो पानी का फोर्स इतना ज्यादा था कि वो बैराज को तोड़कर आगे निकल जाता, फिर तबाही कहीं ज्यादा होती। आम आदमी पार्टी का इकोसिस्टम आज हथनीकुंड के बहाने पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने का मैकेनिज्म कोई मोदी सरकार ने नहीं बनाया है। विडंबना ही इस बात की है कि एक तरफ दिल्ली डूब रही है, दूसरी तरफ दिल्ली को चलाने वालों की सियासत खूब हो रही है। इस बाढ़ के पीछे की वजह क्या है? इस बाढ़ के पीछे की वजह है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की दिल्ली के प्रति दुर्भावना। इस बाढ़ के पीछे वजह है केंद्र सरकार की दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश। इस बाढ़ के पीछे वजह है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के मन में छिपी हुई नफरत, जो कई बार ऐसी घटनाओं में निकलकर बाहर आती है। यह बाढ़ प्रायोजित बाढ़ है, यह आपदा प्रायोजित की गई आपदा है। सोचिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के सिस्टम के फेल्योर की वजह से दिल्ली जल बोर्ड का रेगुलेटर टूट जाता है, ड्रेन नंबर 12 का गेट टूट जाता है, बाढ़ का पानी दिल्ली के कोने कोने में दाखिल हो जाता है, एनडीआरएफ, आर्मी सबको SOS मैसेज भेजा जाता है, जल्दी बुलाया जाता है, काम पर लगाया जाता है।
मगर बिगड़ते हालात के बीच केजरीवाल के मंत्री क्या करते हैं? वो व्हाट्सएप मैसेज वायरल कराने लगते हैं। एनडीआरएफ को बुलाया, उससे आने नहीं दिया गया, ये फैलाने लगते हैं। रात में 1 बजे केजरीवाल को फोन मिलाया, फोन कट कर दिया, फिर केजरीवाल का फोन तुरंत आ गया। यानी काम कम शोर ज्यादा। केजरीवाल की टीम दिल्ली वालों को बाढ़ से राहत भी नहीं दिला पा रही, उल्टे ऑन कैमरा दिल्ली के एलजी पर ही आरोप लगा रही है। कंसर्न ये था कि दिल्ली की जनता को कोई तकलीफ ना हो, इस बात का आप पूरा ख्याल रखें। तो हम लोग रात से ही सभी के टच में हैं। ये एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है और जिसको हम लोग हैंडल कर लेंगे और सभी जो हैं इस पर मिलकर काम कर रहे हैं। सर एक निवेदन है छोटा सा जी। सर रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आई है एनडीआरएफ, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता सर। अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, सीएस साहब भी थे उस पे सर, थोड़ी सी मदद हो जाती सर। मैं सौरभ जी ये कहना चाहूँगा कि ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की ज़रूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीज़ें कह सकता हूँ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें इस वक्त ये देखना है कि हमारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो और जो प्रॉब्लम हमारे सामने है हम उसको सॉल्व करें। ये सारी चीज़ें बात को हो सकती हैं, हमें इतना समझना चाहिए। एनडीआरएफ की टीम का जहाँ तक सवाल है, सवेरे मेरे 7 बजे आर्मी से बात हुई, होम मिनिस्टर साहब से बात हुई है और उन्होंने अपनी टीम को पहले भेजा है, उन्होंने असेसमेंट किया है। असेसमेंट करने के बाद क्या रिक्वायरमेंट है उसके काम शुरू हो गए हैं। तो हमको जो है थोड़ा सा समझदारी से काम करने की ज़रूरत है, सबको एक साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हम ब्लेम गेम में जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि हथनी कुंड से सारा पानी दिल्ली में छोड़ दिया गया, यूपी में एक भी बूंद पानी नहीं गया। मगर दिल्ली से सटे नोएडा की ड्रोन फुटेज देख लीजिए। मैनमेड डिजास्टर ने नोएडा के एक बड़े हिस्से को भी डुबो दिया। रही बात दिल्ली की, तो वहां सियासी उठापटक दोनों साइड से हो रही है, लेकिन कोई दिल्ली को पानी पानी करने वाली समस्या की जड़ में नहीं जा रहा। सब एक दूसरे को ही कोस रहे हैं। हरियाणा सरकार इसका मेंटेनेंस करती है, लेकिन चूंकि दिल्ली में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसके बाद इसकी कार्रवाई चालू करेंगे कि अगर वो हमें दे दें, हम उनसे निवेदन करेंगे कि हमें ही दे दें ताकि हम इसका मेंटेनेंस नहीं। बताते हैं कि हरियाणा से कई बार रिक्वेस्ट की है लेकिन हुआ नहीं। तो इस बार जब ये आफत आई है तो हरियाणा से इस बार कहा जाएगा कि भाई देखो इस बार इतनी आफत आई, अब आप मान जाओ, आप दे दो। तो मैं बीजेपी का आरोप है कि ब्लेम गेम चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप की सियासी हमने तो किसी को किया नहीं है। वही मैं कल से देख रहा हूँ, हमें गाली दे रहे हैं, वो देते रहे गाली। गाली देने में क्या रखा है इस टाइम? तो ये है, ये तो ऐसी क्राइसिस है जिसमें इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। एक दूसरे को गालियां देने से कोई फायदा नहीं है। पर मैं देख रहा हूँ सुबह से वो कल से बीजेपी वाले मेरे को गाली दे रहे हैं। दे लेंगे गाली, अपने को क्या। दिल्ली क्यों डूबी? इसका एक जवाब यह है कि दिल्ली में वजीराबाद से लेकर ओखला तक यमुना के किनारे हर 800 मीटर की दूरी पर 22 किलोमीटर तक 25 ब्रिज बनाए गए हैं जो पानी के फ्लो को रोक देते हैं। इससे ये नुकसान होता है कि नदी के तल में गाद जमा हो जाती है और रेत की चट्टानें बन जाती हैं। नदी में गाद जमा होने से यमुना का तल भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। दूसरी वजह है फ्लड प्लेन और वेटलैंड्स पर हुआ अतिक्रमण। तीसरी वजह है फ्लड प्लेन पर गार्बेज डंप यार्ड्स का होना। दिल्ली को चलाने वाले बहस इस बात पर कर रहे हैं कि दिल्ली में इतना पानी आया कहां से, जबकि कायदे से उन्हें इन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया, नतीजा पूरी दिल्ली ने भुगता। आपको इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं सिग्नेचर ब्रिज के पास यमुना की, जहां पर आपने इतना विकराल रूप जो है वो यमुना का कभी भी नहीं देखा होगा। अभी अगर आप अंदर के हालात देखें तो मोनेस्ट्री मार्केट में अभी भी पूरी दुकानें जो हैं वो पानी में डूबी हुई हैं। ये राजघाट की सड़क है जहां यमुना की तेज धारा बहती हुई नजर आ रही है और हम यमुना के हालात आपको दिखा रहे हैं क्योंकि यहीं से सारा पानी जो है वो पूरी दिल्ली के जितने भी निचले इलाके हैं वहां से भर रहा है और यहीं पर ही पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन प्रशासन और पुलिस की तरफ से यहाँ पे चलाया जा रहा है। और यहाँ पर आप झुग्गियां देखेंगे, ये झुग्गियां जो है वो पूरे तरीके से पानी के अंदर डूब चुकी है। यमुना नदी में ही खड़ी हुई हूँ। ये छोटा सा किनारा है जिसकी जगह पर मैं आई हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी थोड़ा जलस्तर कम होता दिख रहा है और इसीलिए यहाँ पर पहुंची हूँ। लेकिन आप उस तरफ देखेंगे तो देख सकते हैं किस तरीके से यमुना नदी पूरे उफान पर है और इस तरफ पूरे के पूरे
बहाव के साथ बह रही है। ये तस्वीरें जहां मेट्रो स्टेशन भी यहां से नजर आ रहा है और सीधा दिख रहा है इन तस्वीरों में कि किस तरीके से जो हाइट है आप देखेंगे वो कितनी कम है उस इलाके में, और आपको दिखेगा कि जो यमुना का लेवल है वो कितना ऊपर इस वक्त चल रहा है। दिल्ली में जब बाढ़ की विपदा आई तो एक सवाल यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम को लेकर भी उठा कि आखिरकार वो मुसीबत के वक्त काम क्यों नहीं करता। अब इसका जवाब सुनिए। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम साल 2 साल नहीं, करीब करीब 50 साल पुराना है। दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम का मास्टर प्लान 1976 में बनाया गया था, मगर तब से लेकर अब तक इसमें कोई खास बदलाव नहीं आया। ड्रेनेज सिस्टम की सफाई पर दिए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट में करोड़ों रुपए का खर्च आता है, लेकिन ये खर्च सिर्फ कागजों पर होता है। एक और अहम बात, 1976 के मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को 50 mm बारिश को ध्यान में रखकर बनाया गया था। उस वक्त दिल्ली की आबादी करीब 60 लाख थी, मगर आज दिल्ली की आबादी 2.5 करोड़ है और इस बार रविवार को दिल्ली के कई इलाकों में 150 mm से ज्यादा बारिश हुई। यानी दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ 50 mm बारिश को हैंडल कर सकता है, लेकिन इस बार उससे 3 गुना ज्यादा बारिश हुई। दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड करने की कोशिश भी हुई। 2011 में दिल्ली सरकार ने IIT दिल्ली से एक मास्टर प्लान मांगा। IIT दिल्ली ने 2018 में मौजूदा दिल्ली सरकार को अपना मास्टर प्लान दिया, लेकिन इस प्लान पर अगले 3 साल तक कोई काम नहीं हुआ। 2021 में भी केजरीवाल की सरकार ने छोटे छोटे स्टेप्स लिए, मगर उसे भी रोक दिया गया। 2022 में केजरीवाल सरकार ने 2 कंसल्टेंट्स भी अपॉइंट किए। मई 2023 में नजफगढ़ बेसिन के मास्टर प्लान के लिए एक और कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया, लेकिन ये भी ठंडे बस्ते में ही चला गया। और इस सरकारी लाल फीताशाही का नुकसान किसका हुआ? नुकसान दिल्ली का हुआ, दिल्ली वालों का हुआ। जमा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी पानी जमा हो गया है। ITO पर हम देख रहे हैं आसपास के जो इलाके हैं वहां पर भी इस तरह की स्थिति है। अगर यमुना में पानी और ज्यादा बढ़ता है, देखिए मैं इस वक्त यमुना बाजार के अंदर मौजूद हूँ और आपको आगे की तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर जो पानी है वो कुछ कम होता जरूर नजर आ रहा है, क्योंकि ये लाइन आप देखेंगे अगर इस वॉल के ऊपर मैं दिखाऊं तो उतना पानी यहाँ पर कम हुआ है, लेकिन ये देखिए फ्लो जो है वो भी आज कम है, पर पानी लगातार यमुना का अभी इस इलाके में आता हुआ आपको नजर आएगा। अगर आप दूसरी तरफ भी तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं तो ये वही घर है जहां हम कल आए भी थे और कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और इन जगहों पर अभी भी लोग रह रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम अपने घरों में ज्यादा सुरक्षित हैं, इसलिए वो घरों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। कुछ इलाकों पे हम कल पानी के बहाव की वजह से नहीं जा पाए थे, लेकिन आज हम ज्यादातर इलाकों तक जा रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं। यमुना के किनारे बड़ी संख्या में इमारतों का खड़ा होना, अवैध प्रॉपर्टी बनना, अतिक्रमण के इस चैप्टर ने भी नेचर को नाराज किया है। इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। 1986 में यमुना के आसपास 58,145 हेक्टेयर का डेवलप्ड एरिया हुआ करता था। 2016 आते आते ये 86,350 हेक्टेयर पर पहुंच गया और अनुमान के मुताबिक 2021 तक ये डेवलप्ड एरिया 1,05,248 हेक्टेयर तक पहुंच जाएगा। 1986 में जो फ्लड प्लेन्स यानी बाढ़ के मैदान 552 हेक्टेयर हुआ करते थे, वो 2016 आते आते 777 हेक्टेयर हो गए और 2021 तक 921 हेक्टेयर तक पहुंच सकते हैं। बाढ़ की वजह से 1986 में 13 किलोमीटर लंबे रोड को नुकसान पहुंचता था। 2016 में यह नुकसान 233 किलोमीटर हो गया और 2021 तक 1000 किलोमीटर से ज्यादा सड़क को बाढ़ से नुकसान पहुंचेगा। ये आंकड़े बता रहे हैं कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया, अगर सिस्टम नहीं जागा, सोया रहा, तो देश की राजधानी दिल्ली न सिर्फ पूरी तरह से डूब जाएगी, बल्कि वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान के नक्शे पर भी दिल्ली को ढूंढने में मशक्कत करनी पड़े, चारों तरफ पानी ही पानी दिखे। अब से कुछ देर बाद फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2 देशों के मुखिया एक दस्तखत करेंगे, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। एक डील होगी और फ्रांस से भारत की तरफ 26 और राफेल विमान बढ़ने लगेंगे। इससे पहले आज फ्रांस के बैस्टिल डे परेड में जो ताकत और जलवा दिखा, उसकी धमक बीजिंग और इस्लामाबाद तक सुनाई दी। कुछ तस्वीरों का मैसेज ही बहुत बड़ा होता है। मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति के बगल में बैठकर 2 घंटों तक ताली बजाई और उसकी गूंज भारत के दुश्मन देशों तक सुनाई दी। मोदी को बगल में बैठाकर फ्रांस के राष्ट्रपति ने अपने हथियारों का पिटारा ही खोल डाला। आसमान में राफेल और दूसरे फाइटर जेट्स उड़ रहे थे तो जमीन पर टैंक चल रहे थे। पूरी दुनिया को संदेश साफ था, भारत हमारा अभिन्न मित्र है। पेरिस की सड़कों पर फ्रांस की बैस्टिल डे परेड में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर शेप ले रहा था। मोदी और मैक्रों ऐसे मिले जैसे बरसों पुराने मित्र हो। बैस्टिल डे
यानी फ्रांस का नेशनल डे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि बनकर गए हैं। तभी पेरिस के आसमान में फ्रांस के राष्ट्रीय ध्वज के रंगों को उकेरते हुए 9 विमान एक साथ नजर आए। 9 अल्फा जेट्स की इस टीम फॉर्मेशन को बिग 9 कहा जाता है। और फिर एंट्री हुई भारत के सबसे नए और सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान राफेल की। भारत ने यह लड़ाकू विमान फ्रांस से ही खरीदा है और अब नेवी के लिए भी राफेल की डील हो गई है। इसीलिए जब भारतीय वायुसेना को फ्रांस के नेशनल डे परेड में फाइटर जेट भेजने का ऑफर मिला तो भारत से राफेल ही भेजा गया। नीचे मोदी और मैक्रोन बैठकर ताली बजा रहे थे और भारत और फ्रांस की 25 साल की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का जश्न मना रहे थे। और ऊपर आसमान में राफेल गरज रहे थे। इस कॉम्बिनेशन में 3 राफेल सी विमान इंडियन एयरफोर्स के थे और 1 विमान फ्रांस की वायुसेना की 30वीं फाइटर स्क्वाड्रन का था। फ्रांस की एयरफोर्स का नंबर 1 फाइटर जेट भी राफेल ही है। इसीलिए भारत फ्रांस से अब और भी राफेल विमानों की डील कर रहा है। इसकी पूरी जानकारी आपको आगे देंगे, लेकिन उससे पहले फ्रांस की बैस्टिल डे परेड के बहाने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हो रहे उस अलायंस की बात कर लेते हैं जिसे देखकर भारत के दुश्मनों की नींद उड़ी हुई है। इस परेड में फ्रांस ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाई। आसमान में फ्रांस की वायुसेना के विमान गरज रहे थे और नीचे फ्रांस और इंडिया की फ्रेंडशिप नई शेप ले रही थी। फ्रांस के मिलिट्री एरोनॉटिकल एक्सपर्टीज सेंटर के 90 साल पूरे हुए, इसीलिए एक राफेल सी और 2 मिराज 200D से यह कॉम्बिनेशन बनाया गया। यह फ्रांस का अपने एयर स्पेस के प्रोटेक्शन का दृश्य है। पेरिस के आसमान में आगे आगे अवाक्स यानी एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल स्क्वाड्रन चल रहा है और पीछे है मिराज और राफेल लड़ाकू विमान। फ्रांस की एयरफोर्स का शो खत्म हुआ तो सैनिकों के मार्च पास्ट की बारी आई और सबसे पहले दिखी भारतीय सेना। भारतीय सेना की पंजाब रेजिमेंट का मार्चिंग दस्ता और राजपूताना राइफल्स के बैंड दस्ते के 38 जवानों ने हिस्सा लिया। इसके अलावा वायुसेना और नौसेना का दस्ता भी परेड के लिए पहुंचा हुआ था। भारतीय सेना का बैंड दस्ता बजा रहा था सारे जहां से अच्छा की धुन। भारतीय सैनिकों को देखकर प्रधानमंत्री मोदी खड़े हो गए और खुद परेड की सलामी लेने लगे। बैस्टिल डे परेड में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के 269 सदस्यों का दल हिस्सा लेने पहुंचा था। सेना की टुकड़ी का नेतृत्व कैप्टन अमन जगताप कर रहे थे। भारतीय नौसैनिक दल को कमांडर व्रत बघेल लीड कर रहे थे और इंडियन एयरफोर्स के दस्ते का नेतृत्व स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी कर रही थी। कल जब प्रधानमंत्री मोदी पेरिस में भारतीयों से मिले तो उन्होंने खुद इसकी तारीफ की थी। मुझे खुशी है कि यहां नेशनल डे परेड में हिस्सा लेने आए दस्ते में कई विमेन ऑफिसर्स हैं, विमेन पायलट शामिल है। इस तरह से पेरिस की सड़कों पर फ्रांस का शक्ति प्रदर्शन खत्म हुआ। फाइटर जेट से लेकर टैंक तक खूब चले और गरजे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के लिए प्रधानमंत्री मोदी से यह दोस्ती
कितनी मायने रखती है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मैक्रो ने मोदी के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर खुद फ्रांस की प्रधानमंत्री को भेजा था। जब प्रधानमंत्री कल राष्ट्रपति मैक्रो से मिलने पहुंचे तो उन्होंने सीधे मोदी को गले लगा लिया। पीएम नरेंद्र मोदी को फ्रांस की सरकार ने वहां के सर्वोच्च मिलिट्री और नागरिक सम्मान से नवाजा है। खास बात यह है कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पाने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। यह सम्मान कितना अहम है, यह इसी से समझा जा सकता है कि दुनिया भर में जानी मानी शख्सियतों को यह सम्मान मिला है। इनमें दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, ब्रिटेन के किंग चार्ल्स, जर्मनी के पूर्व चांसलर एंगेला मार्केल और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व सेक्रेटरी जनरल बुटरस घाली शामिल हैं। फ्रांस दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत को जानता है। उसे पता है कि भारत एक उभरती हुई विश्व शक्ति है। इसीलिए इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में भारत और भारत के प्रधानमंत्री का सम्मान हो रहा है। आज दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। भारत का सामर्थ्य और भारत की भूमिका बहुत तेजी से बदल रही है। भारत इस समय G20 का प्रेसिडेंट है। पहली बार किसी देश की प्रेसिडेंसी में ऐसा हो रहा है जब उस देश के कोने कोने में 200 से ज्यादा बैठकें हो रही है। पूरा G20 समूह भारत के सामर्थ्य को देख रहा है, उससे मंत्रमुग्ध है। प्रधानमंत्री मोदी का फ्रांस का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत नेवी के लिए लड़ाकू विमान खरीद रहा है और इस दौरे में डील फाइनल होनी है। भारत अपनी नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल एम यानी मैरीटाइम लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा है। ये विमान $5.5 अरब यानी करीब 45,000 करोड़ रुपए में मिलेंगे। इसके साथ 3 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी की डील भी होने वाली है। राफेल एम राफेल का समुद्री वर्जन होगा जो आईएनएस विक्रांत और विक्रमादित्य के लिए आ रहा है। इसके लिए आईएनएस विक्रांत के समुद्री परीक्षण भी शुरू हो चुके हैं। राफेल एम की पहली खेप आने में 3 साल लग सकते हैं। वायुसेना के लिए 36 राफेल का सौदा 2016 में हुआ था और डिलीवरी पूरी होने में 7 साल लगे थे। पर यह भी सवाल है कि भारत ने अचानक फ्रांस के साथ अपनी डिफेंस डील करनी क्यों शुरू कर दी है। क्या फ्रांस अब भारत का नया और बड़ा डिफेंस पार्टनर बनने वाला है? ये आपको समझाते हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। वैसे तो रूस भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत ने फ्रांस से जमकर हथियार खरीदे हैं। 2017 से 21 के दौरान रूस के बाद फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार सप्लायर रहा। 2016 से 20 के दौरान भारत की फ्रांस से हथियारों की खरीद में 709% की बढ़ोतरी हुई, जबकि 17 से 21 के दौरान भारत की रूस से हथियार सप्लाई में 47% तक की गिरावट आई। यानी भारत ने रूस से हथियारों की खरीदारी पहले ही कम कर दी थी और अब तो रूस और यूक्रेन के युद्ध की वजह से रूस के पास अपने लिए ही हथियार नहीं बचे। ये युद्ध भी पता नहीं कब खत्म होगा, लेकिन जब भी ये युद्ध खत्म होगा रूस को अपने लिए हथियार तैयार करने में वर्षों लगेंगे। इसीलिए भारत को नए डिफेंस पार्टनर की जरूरत है और इसके लिए फ्रांस पूरी तरह से तैयार है। भारत ठान के बैठा है कि ना कोई अपॉर्चुनिटी गंवाएंगे और ना ही एक पल का समय गंवाएंगे। हम पूरी ताकत से देश के भविष्य को उज्जवल बनाने, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को उज्जवल बनाने में जुटे हैं। और मेरे साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी तरफ से कहना चाहता हूं, मैं भी संकल्प लेकर के निकला हूं।
शरीर का कण कण और समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए है, देशवासियों के लिए। मोदी के इसी कॉन्फिडेंस की तो दुनिया फैन है। दुनिया को पता है कि भारत के पास टैलेंट है, मैन पावर है, वर्किंग फोर्स है, आईटी प्रोफेशनल्स हैं। इसीलिए फ्रांस भारत के साथ अपना व्यापार भी बढ़ाना चाहता है। वैसे तो भारत और फ्रांस के व्यापारिक रिश्ते 17वीं सदी से हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच उतना ज्यादा व्यापार नहीं है। दोनों देशों में करीब 98,000 करोड़ रुपए का व्यापार है। भारत में 1,000 से ज्यादा फ्रेंच कंपनियों का कुल कारोबार 1,64,000 करोड़ रुपए का है। फ्रांस भारत में निवेश करने वाला 11वां सबसे बड़ा देश है। भारत बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ साथ दुनिया के देशों के लिए एक बड़ा बाजार भी है। इसीलिए फ्रांस को भी भारत में अपने लिए बड़ी मार्केट दिख रही है। आज कौन ये सुनकर गर्व से नहीं भर जाएगा कि भारत 10 साल में दुनिया की 10वीं से 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया। और ये गर्व सिर्फ भारतीयों को ही नहीं होता है। आज पूरी दुनिया ये विश्वास करने लगी है कि भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में देर नहीं लगेगी। भारत के चंद्रयान सहित इसरो के सारे मिशंस की पूरी दुनिया में तारीफ होती है, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि श्रीहरिकोटा लॉन्च साइट को स्थापित करने में फ्रांस ने भारत की मदद की थी। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को फ्रांस ने शुरुआत से ही समर्थन दिया है। शुरुआती दौर में भले ही फ्रांस ने भारत को तकनीकी तौर पर मदद की हो, लेकिन अब भारत पूरी दुनिया को नई नई तकनीक दे रहा है और इसीलिए अब भारत का यूपीआई भी फ्रांस में शुरू होने वाला है। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। अब मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफेल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। फ्रांस भारत का बहुत पुराना पार्टनर रहा है। वो भारत का ऐसा दोस्त है जिसने 1998 में परमाणु परीक्षण के बाद भी भारत का साथ दिया था। जब दुनिया के बड़े बड़े देशों ने मुंह मोड़ लिया था तो फ्रांस भारत के साथ खड़ा था। इसीलिए फ्रांस के साथ भारत की यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। श्रीहरिकोटा से भारत का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लॉन्च तो हो गया, लेकिन उसकी चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। अगले 40 दिन तक अलग अलग मोर्चों पर चंद्रयान 3 को चैलेंजेस का सामना करना है। सबसे पहले चुनौती पृथ्वी से निश्चित दूरी बनाए रखने की, दूसरी चुनौती उसकी स्पीड बनाए रखने की और आखिरी चुनौती सही जगह लैंड करने की। अब सवाल ऐसे में यह है कि इन चैलेंजेस को पार कर जो कमियां पिछली बार बाकी रह गई थी, पूरी कर चंद्रयान 3 अपना लक्ष्य पा लेगा। देखिए इस रिपोर्ट में। स्थान श्रीहरिकोटा, समय 2:35। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। भारत ने चांद की तरफ एक और उड़ान भर दी, अंतरिक्ष की दुनिया में एक और कदम आगे बढ़ा दिया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के साथ ही भारत ने एक नया इतिहास रच दिया।
इसरो द्वारा लॉन्च किए गए चंद्रयान 3 पहले के मिशन से थोड़ा अलग है। चंद्रयान 1 में इसरो ने केवल ऑर्बिटर रखा था। चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर के साथ लैंडर और रोवर भी थे। अब चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, लेकिन लैंडर और रोवर मौजूद हैं। इसरो ने पहले की तरह लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का प्रज्ञान रखा है। चंद्रयान 3 मिशन को साल 2021 में लॉन्च किया जाना था, लेकिन कोरोना के चलते इसमें देरी हुई। वहीं अब भारत के उन्नत बाहुबली रॉकेट LVM-3 से चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किया गया। इसका वजन 642 टन है, जो लगभग 130 एशियाई हाथियों के वजन के बराबर है। इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर है, जो कुतुब मीनार की आधी से अधिक ऊंचाई है। चंद्रयान 3 मिशन में 3,921 किलोग्राम वजनी उपग्रह लगभग 4 लाख किलोमीटर का सफर तय करेगा। चंद्रयान 3 को चांद तक पहुंचने में 42 दिन लगेंगे। चांद के पास पहुंचकर ये उसके गुरुत्वाकर्षण बल के हिसाब से एडजस्ट करेगा। चंद्रयान सबसे पहले चांद के चक्कर काटेगा और 100 किलोमीटर की दूरी पर रोवर propulsion इससे अलग हो जाएगा और सतह की ओर बढ़ना शुरू करेगा। रोवर के भीतर ही लैंडर मौजूद है। 615 करोड़ रुपए की लागत वाले चंद्रयान 3 मिशन का लक्ष्य वही है जो पिछले प्रोजेक्ट्स का था, चांद की सतह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाना। चंद्रयान 3 के लैंडर पर 4 तरह के साइंटिफिक पेलोड हैं। ये चांद पर आने वाले भूकंपों, सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज, सतह के करीब प्लाज्मा में बदलाव और चांद और धरती के बीच की सटीक दूरी मापने की कोशिश करेंगे। जबकि रोवर में लगे 2 इंस्ट्रूमेंट एक्सरे और लेजर की मदद से चांद की सतह के रासायनिक और खनिज संरचना की भी स्टडी करेंगे। लैंडर और रोवर एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट रहेंगे। प्रपल्शन मॉड्यूल चांद के चक्कर लगाकर पृथ्वी से आ रही लाइट को ऑब्जर्व करेंगे। ये ऑब्जर्वेशन चांद और तारों के चक्कर लगा रहे दूसरे ग्रहों को समझने में भी मदद करेगा। ये तीसरा मौका है जब भारत चांद तक उड़ान भरेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।